ईद मिलन पार्टी इस महीने के आखिर में थी और ये पार्टी यूनिफॉर्म में अटेंड नहीं हो सकती थी। इस पार्टी में पहनने के लिए मुझे एक ऐसे ड्रेस की ज़रूरत थी जो कॉलेज में बने हुए मेरे इमेज के ऐन मुताबिक हो, मगर मसला ये था कि मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस मौजूद नहीं था। और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर मैं चली जाती तो सबको मेरी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता, और अगर मैं नहीं जाती तो भी सबको मुझ पे शक हो जाता। इस दफ़ा मैं अपने झूठ के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। आखिर करूँ तो क्या करूँ, इस सोच ने मेरी नींदें भी उड़ा दी थी। मेरी परेशान सी सूरत देखकर आप ही ने मुझसे पूछा कि परीक्षा तुम इतनी परेशान क्यों हो, कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। बस ये सुनना था और मैं पिघल गई और अपने झूठ में हमराज बनाकर आप ही को सब कुछ सच सच बता दिया। जिस पर पहले तो उन्होंने मुझे झूठ बोलने पर एक लंबा सा लेक्चर दिया जो मैंने अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से सुना। अगले रोज़ फातिमा आपी मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त इरज के पास ले गई, जो वाकई एक ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पास एक से बढ़कर एक ड्रेस मौजूद थी। उन्होंने अपनी अलमारी मेरी तरफ खोल के कहा कि तुम्हें इनमें से जो पसंद हो मेरी तरफ से रख लो। मेरे पास एक अच्छा मौका था, सामने एक से बढ़कर एक ड्रेसेस मौजूद थे। उस वक्त मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अपनी झोली फैलाए सिग्नल पर खड़ी भीख मांग रही हूँ। मेरी अना ने मुझे ये भीख लेने की इजाज़त नहीं दी। और मैं खाली हाथ ही घर वापस आ गई। घर आकर मैंने फातिमा आपी पर शदीद गुस्से का इजहार किया कि उन्होंने क्यों इरज आपी को मेरे राज में शरीक किया, जिस पर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जिस पर मैंने तनक कर जवाब दिया कि मुझे ऐसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। दोपहर के वक्त मैं कॉलेज से आकर बिस्तर पर लेटी ईद मिलन पार्टी के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही दरवाजे पर मौजूद है। फिर वो अंदर आया और वालिद साहब से कहा कि आप खुद ही देखें, पता नहीं कौन लोग हैं। वालिद साहब के दरवाजे पर जाने के कुछ देर बाद आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। वो आपकी बेटी नहीं है और हकीकत से मुंह फेरने से वो बदल नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐसे जुमले मेरे कानों से टकराए। फिर बात हाथापाई तक उतर आई। वालिद साहब ने उन अजनबियों में से एक का गिरबान पकड़ लिया था, पर वो लोग मुसलसल शराफत का मुजाहरा कर रहे थे। आखिर फिर उन्होंने जाने में ही आफियत जानी। वालिद साहब उस वक्त शदीद गुस्से के आलम में थे, इसलिए उस वक्त किसी ने उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर शाम को वो लोग हमारे दरवाजे पर पुलिस के साथ आए और उनके साथ एक वकील भी था। इस बार वालिद साहब उन्हें अंदर कमरे में ले गए और चंद घंटों के गुफ्तगू के बाद उन लोगों ने वापसी की राह ली। मैंने खिड़की से देखा कि नीचे दो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें सवार होकर वो लोग यहाँ से गए थे। ये लोग काफ़ी अमीर मालूम होते थे। आखिर ये लोग थे कौन और हमसे इनका क्या वास्ता? उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहे थे। फिर उन लोगों के जाने के बाद सब घर वालों के पूछने पर वालिद साहब ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि उनमें से एक शख्स का दावा है कि परीक्षा उसकी बेटी है। किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी ने अस्पताल में नर्स को भारी रकम का लालच देकर उनकी बेटी को हमारी बेटी से बदल दिया था।
और हमारी बेटी, वो तो जन्म लेते ही इस दुनियाए पानी से कूच कर गई थी। और आज इतने सालों बाद उस नर्स ने अपना गुनाह तस्लीम करके इस राज को फाश कर दिया, क्योंकि सालों से ये राज उसके दिल पर बोझ बना हुआ था। मरने से पहले उसने अपना गुनाह तस्लीम करके बच्ची के वालिद से माफ़ी मांग ली। मुझे तो ये मामला गड़बड़ लगता है, ये लोग ज़रूर झूठ बोल रहे हैं, मेरी वालिदा ने पूरी बात सुनकर कहा। मुझे भी यही लग रहा था, इसलिए पहले इन्हें यहाँ से भगा दिया था। फिर शाम को वो पुलिस के साथ आए तो अदालत के कुछ अहकाम भी साथ लाए। अब ये अदालती मामला है। ये सारी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे, लेकिन फिर वालिद साहब ने मुझे मुखातिब करके कहा कि परीक्षे परसों हमें अदालत जाना है, और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इस वाक़ये के एक दिन बाद मैं अपने वालिदैन के साथ अदालत पहुंची, जहां काफ़ी देर तक इस मौजू पर बहस होती रही। और फिर जज साहब ने ये कहकर सुनवाई बढ़ा दी कि इस बात का फैसला DNA टेस्ट देखकर किया जाएगा। DNA टेस्ट की रिपोर्ट के साथ हम एक बार फिर अदालत में हाजिर हुए, और DNA टेस्ट की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया, और उसी की बिना पर सबको इस बात की सच्चाई का अंदाज़ा हुआ कि मैं वाकई तब्दील हो गई थी, और मेरे असल वालिद जनाब आदिल साहब हैं, जो उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और मैं थी इनकी धोखे से बिछड़ी हुई इकलौती बेटी। इस हैरान कुन सच्चाई को सुनकर मैं सकते के आलम में आ गई। फिर मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि यार परीक्षे, ये क्या हो गया। अभी मैं अपने ख्यालों में ही गुम थी कि जज साहब ने मुझे कटहरे में बुला लिया। फिर मुझसे कहा कि हम आपकी असल कस्टडी आपके असल वालिद को दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। लेकिन मेरे मौजूदा वालिदैन से मिलने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। मिलने की इजाज़त तो उन्होंने यूँ दी कि जैसे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर। एक पल में मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब आगे क्या होगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था।